हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली AEW का इस मंथ का लगातार तीसरा स्पेशल इवेंट यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन हो चुका है। और गाइज हमें ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन में ऑल एलीट रेसलिंग के कुछ स्टोरी लाइन में प्रोग्रेस के साथ साथ बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और गाइज जानने वाले हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन में क्या क्या हुआ। तो फाइट फॉर द फॉलन 2020 में क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइस बात करते हैं फाइट फॉर द फॉलन 2020 की। तो गाइस हमें ऑल एलीट रेसलिंग के स्पेशल इवेंट यानी कि फाइटर फेस्ट की तरह ही फाइट फॉर द फॉलन की शुरुआत बिना किसी हाइप वीडियो के साथ डायरेक्टली देखने को मिली है, जहां पर हम ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन की शुरुआत में ही फाइट फॉर द फॉलन स्पेशल इवेंट के ओपनिंग मैच में पहुंचे, जो था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर AEW TNT हेवीवेट चैंपियन यानी कि कोडी रोड्स अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप सनी किस के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और इस मैच के लिए मुझे सनी किस की एंट्रेंस बहुत ही बढ़िया लगी और इस मैच के लिए सनी किस ने बहुत ही बढ़िया डांसिंग एंट्रेंस किया। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच शुरू होते ही एक बहुत ही हाई पेस एक्शन मैच था, जहाँ पर मैच की शुरुआत से ही कोडी ने सनी किस के ऊपर अपनी बढ़त बनानी चाहिए थी और इस चीज में आर्न एंडरसन कोडी को स्ट्रेटेजी बताकर मदद कर रहे थे। और हमें सरप्राइजिंगली टली ब्लैंचर्ड ये मैच क्राउड में बैठकर देखते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टली ब्लैंचर्ड मेनली कोडी को देख रहे थे, जो कि एक और टीज है कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग में 4 हॉर्समैन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी मैच में अपना कमबैक कर सनी किस ने ऐसे मूव्स लगाने शुरू कर दिए जैसे मूव्स मैंने सनी किस से एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और देखते ही देखते इस मैच का पूरा मोमेंटम कोडी से शिफ्ट होकर डायरेक्टली सनी किस पर आ गया था, जहां पर कुछ देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि सनी किस ये मैच जीत ही जाएंगे। लेकिन गाइस फाइनली इस मैच में कोडी ने अपना कमबैक किया और इस मैच के आखिर में कोडी ने सनी किस के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉसरोड्स लगाया और सनी किस को पिन कर कोडी ये मैच जीत चुके हैं। और कोडी ने एक बार फिर से अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। और अपने हर TNT टाइटल डिफेंस के बाद की तरह ही यहाँ पर कोडी ने अपने अपोनेंट को ये मैच खत्म होने के बाद प्रेज किया है। लेकिन गाइस जिसके बाद आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जो था लूचा ब्रोज वर्सेस FTR। और यहाँ पर इस मैच के लिए लूचा ब्रोज FTR के साथ बुचर और ब्लेड की गाड़ी में आए थे, जो गाड़ी हाल फिलहाल में बुचर और ब्लेड ने FTR से चोरी कर ली है। और मेरी तो इस मैच से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि गाइस ये दोनों ही टीम्स रेसलिंग स्टाइल में बहुत ही डाइवर्स है। और FTR क्लासिक रेसलिंग करती है तो लूचा ब्रोस बहुत ही हाई फ्लाइंग रेसलिंग करती है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच भी हमें ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम मैचेस की तरह ही बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला, जहाँ पर दोनों ही टैग टीम्स यानी कि FTR और लूचा ब्रोस की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और कहीं ना कहीं मुझे इस मैच में ऐसा लग रहा था कि लूचा ब्रोस की हाई फ्लाइंग स्टाइल FTR के ऊपर भारी पड़ रही है। लेकिन गाइस फिर भी इस मैच में FTR डटी रही। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में दोनों ही टैग टीम्स रिंग के अंदर थे और दोनों ने ही एक दूसरे पर हमला कर एक दूसरे को रिंग के बाहर गिरा दिया। और आखिर में इन दोनों ही टैग टीम्स के लीगल मैन यानी कि रे फिनिक्स और डेक्स हारूड रिंग में आ गए और हमें डेक्स हारूड और रे फिनिक्स के बीच में बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच डेक्स हारूड ने रे फिनिक्स का मास्क निकाल दिया, जिससे कि रे फिनिक्स सरप्राइज होकर अपना चेहरा छुपाने में लगे थे। और यही जब रे फिनिक्स अपना मुंह ढकने की कोशिश कर रहे थे तभी डेक्स हारूड ने रे फिनिक्स पर एक रोल अप पिन किया और यहाँ पर रे फिनिक्स को पिन कर FTR ये मैच जीत चुकी है। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में ये मैच फुल पोटेंशियल पर नहीं हुआ और मे भी हमें फ्यूचर में इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में एक और बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद जो बुचर और ब्लेड दूर खड़े रहकर ये मैच देख रहे थे, उनके पीछे से यंग बक्स आ गए और यहाँ पर यंग बक्स ने बुचर और ब्लेड पर हमला कर दिया और वो बुचर और ब्लेड से FTR की गाड़ी की चाबी लेकर रिंग के अंदर FTR के पास पहुंचे। लेकिन तभी वहाँ पर केनी ओमेगा आ गए और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा एक बास्केट लेकर आए थे और वो यहाँ पर FTR के साथ उनकी जीत सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, क्योंकि पिछली बार केनी ओमेगा ने पूरी की पूरी बियर फेंक दी थी। और ये इस वजह से क्योंकि केनी ओमेगा बियर नहीं पीते, इसलिए इस बार FTR की जीत सेलिब्रेट करने के लिए केनी ओमेगा दूध लेकर आए थे। और यही केनी ओमेगा और FTR दूध का टोस्ट कर उनकी जीत सेलिब्रेट कर ही रहे थे। लेकिन इसी बीच FTR ने कैन का पूरा दूध केनी ओमेगा के सिर पर डाल दिया, जिससे कि केनी ओमेगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और आप इस चीज को एक तरीके से FTR का बदला भी कह सकते हैं। और यहाँ पर FTR अपने गाड़ी की चाबी लेकर अपने गाड़ी में बैठकर यहाँ से चली गई। लेकिन पता नहीं कि आगे केनी ओमेगा और FTR के बीच में क्या होगा। लेकिन गाइस आगे शो पर क्रिस जेरिको इनर सर्कल के साथ आए और यहाँ पर इनर सर्कल के साथ मिलकर क्रिस जेरिको कुछ कहना चाहते थे और शो पर आकर क्रिस जेरिको ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो कट किया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिस जेरिको ऑरेंज जूस की एक बोतल भी लाए थे। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि लास्ट वीक का क्रिस जेरिको का ऑरेंज कैसरी के खिलाफ मैच क्रिस जेरिको के करियर का एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और लास्ट वीक क्रिस जेरिको न सिर्फ मैच बल्कि रेटिंग्स वॉर भी जीत चुके हैं, जिससे कि क्रिस जेरिको बहुत ही ज्यादा प्राउड
प्राउड थे। और जेरिको के ऐसा कहने से उनका ये प्रोमो बहुत ही बढ़िया प्रोमो बन चुका था, जहां पर जेरिको ने अपने प्रोमो में रियल लाइफ रेटिंग्स के वॉर के बारे में बात की थी। और यहाँ पर रेटिंग्स के बारे में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि ओवरऑल रेटिंग से क्रिस जेरिको को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेटिंग्स का रियल विनर 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में देखा जाता है। और 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल एलीट रेसलिंग और क्रिस जेरिको ये दोनों ही अनडिफीटेड है। और जिन्हें पता नहीं है कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक क्या है, उनको मैं कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक क्या है। और जेरिको का ये प्रोमो तो अच्छा था, लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जेरिको NXT से ओवरऑल रेटिंग में हारने के बाद एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि AEW अभी तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में अनडिफीटेड है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने अपने आप को डेमो गॉड भी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन ऑरेंज कैसिडी के बारे में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी के साथ उनका मैच बहुत ही बढ़िया मैच था, पर अगर AEW के फैंस ऑरेंज कैसिडी वर्सेस क्रिस जेरिको का मैच दोबारा से देखना चाहते हैं तो भी उन्हें वो मैच दोबारा से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट मैचेस एक ही बार होते हैं। और ऐसा कहकर क्रिस जेरिको ने ऑरेंज कैसिडी की इंसल्ट भी कर दी कि ऑरेंज कैसिडी क्रिस जेरिको के सामने टिक नहीं सकते और कैसिडी की अभी बहुत सारी चीजें सीखने की बाकी है। और जेरिको ऐसा कहकर कैसिडी की इंसल्ट कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर नहीं आए, बल्कि वो सिर्फ क्राउड की सीटिंग में खड़े रहकर क्रिस जेरिको को देख रहे थे। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को देखकर क्रिस जेरिको ने फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी की इंसल्ट कर दी, जिसके ऊपर ऑरेंज कैसिडी बहुत ही काम थे। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने सिर्फ क्रिस जेरिको को थम्स डाउन दिया, जिसके ऊपर क्रिस जेरिको हंस रहे थे। लेकिन तभी क्रिस जेरिको के ऊपर ऑरेंजेस का जूस आकर गिरा, जो कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हर बार क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी को ऑरेंज जूस के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको को बहुत ही बढ़िया सबक दिया। पर यही क्रिस जेरिको अपने आप को साफ करने के लिए टॉवेल मांग रहे थे और कैमरा क्रू ने क्रिस जेरिको को टॉवेल दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली ये टॉवेल ऑरेंज कैसिडी का था और इसके ऊपर ऑरेंज कैसिडी का चेहरा बना था। और ये देखकर तो क्रिस जेरिको और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। और इसी तरीके से ये सेगमेंट खत्म हुआ और हमें आगे क्रिस जेरिको कमेंट्री टेबल पर देखने को मिले, जिसके साथ ही हमें आगे शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जो था जुरासिक एक्सप्रेस वर्सेस द एलीट। और इस मैच से पहले जुरासिक एक्सप्रेस के बैकस्टेज लिए गए इंटरव्यू में मार्को स्टंट ने क्रिस जेरिको का मजाक उड़ाया। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी ऑल एलीट रेसलिंग के फाइट फॉर द फॉलन शो पर बहुत ही बढ़िया मैच था। और जिस मैच में केनी ओमेगा और यंग बक्स हो, वो मैच तो बेकार हो ही नहीं सकता। और ये मैच देखते समय तो मुझे ऐसा लगा कि जुरासिक एक्सप्रेस ने द एलीट की लेवल मेंटेन की है और इस मैच में जुरासिक एक्सप्रेस की परफॉर्मेंस द एलीट के लेवल की थी। और हैंगमैन एडम पेज भी ये मैच बैकस्टेज बैठकर देख रहे थे, जहां पर वो हमेशा की तरह ही बियर ड्रिंक कर रहे थे। और जैसा कि मैं चाहता था वैसे ही हमें इस मैच में केनी ओमेगा वर्सेस मार्को स्टंट भी देखने को मिला, जो कि सच में बहुत ही फनी और बहुत ही एंटरटेनिंग था। और हमें इस मैच में दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से ऐसे ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं जैसे कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। और सरप्राइजिंगली इस मैच में जब केनी ओमेगा मार्को स्टंट पर वन विंग्ड एंजल लगाने वाले थे, तब मार्को स्टंट ने रिवर्स कर केनी ओमेगा को पिन किया। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मार्को स्टंट केनी ओमेगा को पिन कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पर केनी ओमेगा ने किक आउट कर दिया। और इस मैच के आखिर में केनी ओमेगा ने मार्को स्टंट पर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाया और मार्को स्टंट को पिन कर केनी ओमेगा द एलीट के लिए ये मैच जीत चुके हैं। और कहना पड़ेगा कि इतने दिनों के बाद द एलीट का कमबैक बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली ये मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा ने मार्को स्टंट पर अटैक किया, जो कि केनी ओमेगा जैसे फेस रेसलर के लिए बहुत ही वियर्ड चीज थी। पर यहाँ पर यंग बक्स ने आकर केनी ओमेगा को रोक दिया और ये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केनी ओमेगा का कैरेक्टर स्लाइटली चेंज हो रहा है। पर इस मैच के बाद बैकस्टेज हिकारू शिडा का एक इंटरव्यू हुआ, जहाँ पर इंटरव्यूअर ने हिकारू शिडा से पूछा कि ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस चैंपियनशिप के लिए टॉप कंटेंडर में से बहुत सारे कंटेंडर किसी न किसी वजह से कम्पीट करने के लिए अनेबल है, तो क्या आप दोबारा से अपनी ऑल एलीट रेसलिंग विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नायला रोज के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए तैयार है या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए हिकारू शिडा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हिकारू शिडा नायला रोज के अगेंस्ट अपनी विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन नायला रोज को याद रखना पड़ेगा कि ये उनका चांस नहीं बल्कि किसी और का चांस है। और हिकारू शिडा के ऐसे स्टेटमेंट के साथ ही इंटरव्यू खत्म हुआ। तो गाइस देखते हैं कि आगे हिकारू शिडा और नायला रोज का मैच कब होता है। पर गाइस आगे हमें शो पर जॉन मॉक्सली का एक प्रोमो देखने को मिला, जो फाइट फॉर द फॉलन से पहले टेप किया गया था। और इस प्रोमो में बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि पिछले 2-3 वीक से जॉन मॉक्सली अच्छी शेप में नहीं थे और उनका मेडिकल स्टेटस भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर नहीं अपीयर हुए। लेकिन इसी बीच ब्रायन केज और टैज ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसने जॉन मॉक्सली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ा दिया है। लेकिन अब फाइनली जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग पर आ चुके हैं और वो अब टैज और ब्रायन केज की सभी बातों का बदला लेने वाले हैं। और यही जॉन मॉक्सली ने कहा कि टैज ने एक बार जॉन मॉक्सली की मूव्स एनालिसिस करते समय ये कहा था कि जॉन मॉक्सली ब्रायन केज पर पैराडाइम शिफ्ट नहीं लगा सकते। पर यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर जॉन मॉक्सली ब्रायन केज पर पैराडाइम शिफ्ट नहीं लगा सकते तो जॉन मॉक्सली ब्रायन केज के हाथ को उखाड़ कर रख देंगे, जिस हाथ की सर्जरी की वजह से ब्रायन केज को 5 से 6 महीने तक रिंग से दूर रहना पड़ा था। गाइज आगे शो पर नाइटमेयर सिस्टर्स का
ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट डेब्यू था, जहां पर उनका मैच दो लोकल टैलेंट्स के खिलाफ था। और इस मैच के दौरान हमने देखा कि ब्रिट बेकर अपने नाक पर पट्टियां लगाकर आई थी, जो कि दिखाता है कि मे बी ब्रिट बेकर अभी भी पेन में है। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज हर बार की तरह ही नेचुरल सिस्टर्स एक दूसरे को ये दिखाने में लगी थी कि वो कितनी बढ़िया है, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों टैग टीम में बहुत ही बढ़िया काम कर रही थी और ये इस शो का बहुत ही वीक मैच था। और गाइज सरप्राइजिंगली मुझे तो इस मैच में कोई भी बॉस नहीं देखने को मिला, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें इस मैच में बहुत सारे बॉचेस देखने को मिल सकते हैं। और ये मैच ज्यादा लंबा भी नहीं था, तो गाइज हम इस मैच के बारे में ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में एली ने अपने ओपोनेंट पर अपना फिनिशर लगाया और अपने ओपोनेंट को पिन कर एली अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुकी है। पर गाइज आगे हमें शो पर नायला रोज की अनाउंसमेंट देखने को मिली, जहाँ पर नायला रोज ये बताने के लिए आई थी कि लास्ट वीक उन्होंने कहा था कि वो उनके लिए एक मैनेजर लाने वाली है, तो उनका मैनेजर कौन है। और यही नायला रोज ने बात करते हुए कहा कि वो किसी को भी नहीं बताने वाली कि उनकी मैनेजर कौन है, क्योंकि वो चाहती है कि उनकी मैनेजर खुद बताए कि वो कौन है। और नायला रोज के ऐसे कहते ही यहाँ पर विकी गरेरो आ गई, जिससे ये तो क्लियर हो चुका था कि नायला रोज की मैनेजर विकी गरेरो होने वाली है। और रिंग में आकर विकी गरेरो ने ये बात कंफर्म भी कर दी। और यहाँ पर विकी गरेरो ने ऑल एलिट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन के लिए एक वार्निंग भी दे दी है कि वो नायला रोज से ना भिड़े। और विकी गरेरो नायला रोज के मैनेजर के तौर पर अच्छी बात तो है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये चीज वर्क करेगी या नहीं। पर गाइस इसके बाद टाइम हो चुका था ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन के मेन इवेंट का, जो था ऑल एलिट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली वर्सेस चैलेंजर और FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ब्रायन केज के बीच में। और इस मैच के लिए आते ही टैज ने एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर बात करते हुए टैज ने एक बार फिर से जॉन मॉक्सली के ऊपर शॉट्स ले ली है। पर इसके बाद जॉन मॉक्सली शो पर अपीयर हुए और मॉक्सली के रिंग में आते ही ब्रायन केज ने मॉक्सली पर अटैक करना चाहा, पर रिवर्स कर मॉक्सली ने ब्रायन केज पर अटैक करना शुरू कर दिया और यही से ये मैच स्टार्ट हुआ। और मॉक्सली ने आते ही ब्रायन केज के हाथ पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर केज ने ये चीज रिवर्स कर इस मैच में बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। और हमें इस मैच में दोनों ही रेसलर्स रिंग के बाहर जाकर भी लड़ते हुए दिखाई दिए। और इसी बीच ब्रायन केज ने जॉन मॉक्सली के ऊपर एक बैरिकेड के ऊपर बहुत ही तगड़े मूव्स लगाए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही रेसलर इस मैच में ये मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को पनिश करने के लिए आए हैं। और इस मैच में ज्यादातर ब्रायन केज ने डोमिनेट किया, लेकिन मैच का एंड आते तक जॉन मॉक्सली ने भी इस मैच में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। और यही हमें जॉन मॉक्सली की तरफ से आउट ऑफ नोवेयर पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला, जहां पर ब्रायन केज ने 2 काउंट पर ही किकआउट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली ने ब्रायन केज के पैराडाइम शिफ्ट पर भी किकआउट कर दिया था। तो यहाँ पर मॉक्सली ने ब्रायन केज के ऊपर अपना आर्म ब्रेकर सबमिशन लगाया और ये सबमिशन ब्रायन केज के उसी हाथ पर लगाया जो इंजर्ड हो चुका था। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दर्द की वजह से ब्रायन केज गिव अप कर देंगे, लेकिन ये रोकने के लिए टैज ने रिंग के अंदर टॉवल फेंक दिया, जिससे कि टैज ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ब्रायन केज हार चुके हैं, जबकि ब्रायन केज ने टैप आउट भी नहीं किया था। और ये रिजल्ट ऐसा है जिससे कि ब्रायन केज भी वीक नहीं दिखाई देंगे। पर यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने सक्सेसफुली अपनी ऑल एलिट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद ब्रायन केज ने अपनी FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से जॉन मॉक्सली पर अटैक किया और केज मॉक्सली पर अटैक ही कर रहे थे। लेकिन गाइस तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि डार्बी एलन रिंग के कॉर्नर पर खड़े हैं और डार्बी एलन ने वहीं से ब्रायन केज पर अटैक कर दिया और डार्बी एलन ने ब्रायन केज को यहाँ से भगा दिया। और इस तरीके से डार्बी एलन का ऑल एलिट रेसलिंग पर रिटर्न हुआ और मॉक्सली भी अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर चुके हैं। तो गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन का शो कैसा लगा। पर अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?